हेलो फ्रेंड्स, शेयर सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकर के इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक आए हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और न्यूज़ पेपर समझने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उस टॉपिक का नाम है जैसे बैंकिंग सिस्टम में कैसे काम करती है। यह हमने कुछ डिस्कस किया है, लेकिन अब इसको कंटिन्यू हमें बढ़ाने की कोशिश करें। जब वो मार्केट होता है या मार्केट या पब्लिक में क्रेडिट मतलब जो मनी का फ्लो होता है, लिक्विडिटी का जो फ्लो होता है वो कैसे कंट्रोल होता है और कैसे रेगुलेट होता है। एग्जांपल के थ्रू आप देखिए, अगर मानिए कि अगर हमारे पास या जो आम आदमी लोग हैं उनके पास जो कैश है या फिर जो लिक्विडिटी है या फिर ये कह सकते हैं जो क्रेडिट है, किस तरह से फ्लो करती है। पहली बात तो हमें ये देखने की बात है कि पहला जो एजेंट होता है वो गवर्नमेंट होती है। जो गवर्नमेंट फॉलो करती है सिस्टम, उसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, मौद्रिक राजकोषीय नीति बोलते हैं। राजकोषीय मतलब राज की कोष की नीति। राज मतलब देश और कोष का मतलब जो फंड्स होते हैं और उसकी नीति। तो जो राजकोषीय नीति जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट का टूल होता है। जैसे मान लीजिए कि वो कोई वेलफेयर स्कीम चला रही हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि जैसे हमारा जन धन अकाउंट ओपन हुआ है, या फिर जो फूड सब्सिडी से जैसी है, या फिर कोई गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए उनका सुरक्षा बीमा है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं और उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये परचेजिंग पावर की राइट दी जाती है। तो ये गवर्नमेंट जब करती है, बस इतना समझिए, जब गवर्नमेंट कोई मतलब वेलफेयर स्कीम करती है तो वो भी एक तरह की क्रेडिट जो है कि मार्केट में आता है। तो उसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे तो फिजिकल पॉलिसी किसके थ्रू रेगुलेट होती है? आरबीआई के, बैंक्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मोस्टली हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वेलफेयर वगैरह खर्च करने की, उसको हम जो कहते हैं कि ये जो है कि फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति। अगर बैंकिंग सिस्टम में आकर के जैसे आरबीआई है, मोस्टली आरबीआई को देखा जाता है, लेकिन आरबीआई बैंकों का बैंक होती है। हालांकि वो डायरेक्ट किसी से लेन देन डिपॉजिट वगैरह नहीं होता है, वो सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। तो वो जो बैंकिंग सिस्टम से क्रेडिट आता है मार्केट में, जैसे मान लीजिए कि आपको लोन चाहिए तो आप क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे और आपको जो कि लोन मिलेगा। तो लोन आप कब लेंगे? जब आपको अदर मतलब सोर्स से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिले। मान लीजिए बाहर अगर आप किसी इंडिविजुअल या फिर किसी प्राइवेट एंटिटी से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उनका 10% 15% हो सकता है। अगर आप बैंक जो सरकारी बैंक है उनसे अगर आप लेंगे तो उनका जो है कि आपको 2% 4% इंटरेस्ट रेट होता है। तो जाहिर सी बात आप बैंक से लेंगे। हालांकि इतना आसान भी नहीं होता, बहुत से सरकारी अड़चनें होती हैं, तो उनको देखते हुए लोग अवॉइड करते हैं कि क्या इसमें पड़े और कहीं से और ले लो, तो वो चीज़ करते हैं। खैर वो तो एक अलग इशू है डिबेट का, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जैसे क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है या रेगुलेट कैसे किया जाता है बैंकिंग थ्रू के थ्रू। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कि जो क्रेडिट होती है वो कितनी तरह की होती है। पहले बात तो अब समझिए कि यहाँ पे दो तरह की क्रेडिट होती है, मेथड होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। एक क्वांटिटी होती है और क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटी का मतलब है मात्रात्मक हो गया, क्वांटिटी का मतलब है मात्रात्मक। एक क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, मतलब क्वालिटी हो और ये मात्रा ज़्यादा हो। तो जो ये होती है क्वालिटेटिव मेथड होता है, इसका ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कंट्रोल कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। मतलब ये चीज़ है कि कॉस्ट कितना दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे जा करके बैंक देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमेशा आप सुनते कि इस बैंक का इंटरेस्ट रेट 10% है, इस बैंक का जो है कि 5% है, वगैरह वगैरह ऐसे सिस्टम होती है। तो वो एक सिस्टम बना हुआ है कि आप ना तो ज़्यादा कम इंटरेस्ट पे दे सकते हैं लोन और ना ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आए क्वालिटेटिव मेथड में अगर हम देखें तो दो तरह का मेजर्स होता है। मेजर्स होता है, एक कन्वेंशनल मेथड होता है। कन्वेंशनल मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, आज बैंकिंग सिस्टम से अभी तक चल रही है। दूसरी तरह नॉन कन्वेंशनल, मतलब आप इसको कह सकते हैं न्यू मेजर्स वगैरह लिए जाते हैं समय समय पे, और लिए भी गए हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। जब आप क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंट्री, आपके जहाँ पे रहते हैं
वहाँ पे मतलब सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई किसकी? गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कम है जिसको आप खरीदना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पब्लिक के पास बहुत पैसा होगा, तो वो क्या काम करेगी, सप्लाई कम है तो उसको 3 का 13 भाव दे करके खरीदना शुरू कर देगी, और जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलना चाहिए वो 25, 30, 40 में भी मिल सकता है। हमने एक वीडियो में एग्जांपल लिया था टमाटो का। समझिए टमाटो की प्राइस 10 रुपये किलो और सप्लाई कम है, तो वो क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट या फिर बैंक्स, जो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों, बैंक्स या फिर गवर्नमेंट दोनों स्टेप ले सकते हैं और लेते भी हैं साथ साथ में। क्योंकि देखिए डेवलपमेंट का एक साइड से चीज़ें नहीं होती हैं, और जो ये मनी का सिस्टम होता है ये दोनों का रोल इक्वल प्ले होता है। मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में ये कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो, लेकिन गवर्नमेंट मनमाना जो है कि पैसे बहा रही है वेलफेयर स्कीम में, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से जो है कि हमेशा ये दोनों अपने आप को एक बैलेंस बना करके चलते हैं। नेक्स्ट ये भी आती है कि गवर्नमेंट जो होती है वो थोड़ा सा रिजिड होती है कि अपने खर्च को कम करे, क्योंकि उसको चुनाव भी जीतना होता है कि आने वाले समय में कि वो चुनाव भी जीते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम वगैरह चलाते हैं, तो उससे उनकी एक साख बनी रहती है पब्लिक में, और पब्लिक की नज़रों में एक अच्छे गवर्नमेंट की भूमिका निभाते। लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं इसका असर हमारे फिजिकल डेफिसिट पे देखने को मिलता है। जैसे हमने एक डेफिसिट का लेक्चर बनाया है, आप प्रीवियस में जा करके देख सकते हैं। तो जो डेफिसिट का होता है सिस्टम, तो उसमें जो है कि दिक्कतें आ जाती है कि वही होता है गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन उसका जो कि खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, रिसीट कम हो रही है, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे जब आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेशन देखने को मिलता है कि लोग बराबर से मार्केट फंक्शन करती है। और दूसरी ये भी चीज़ होती है कि चीज़ों का दाम बढ़ने के लिए ये भी कारण है कि लोग कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। यहाँ पे हम आते हैं कन्वेंशनल मेथड को हम देखने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशनल मेथड में देखिए होता क्या कि बैंक रेट होता है, बैंक रेट होता है। हम देखिए अभी इसको आगे जाने से पहले बता दें कि ये हम एक फ्लोट चार्ट बना रखे हैं। अगले वीडियो बनाएंगे तो एक लेक्चर इस पे बनाएंगे, एक लेक्चर इस पे बनाएंगे, एक इस पे बनाएंगे, तो ऐसे से करके सब पे जाएंगे कि बैंक रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, और CRR क्या होता है, और SLR क्या होता है। तो ये हो सकता है कन्वेंशनल वीडियो का एक बना दे, और फिर एक नॉन कन्वेंशनल का बना दे, फिर एक क्वांटिटेटिव का बना दे। तो ये चीज़ हम ऐसे बना करके पढ़ेंगे तो हमें क्या होता है कि हमें नोट्स बनाने में बड़ी ही आसानी होती है। हम घबराइए मत, बस यहाँ तक की डिफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनके नीचे का जो है मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, और जब इनका अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसको करेंगे। तो इसमें देख लीजिए कन्वेंशनल मेथड में आपका बैंक रेट है, ओपन मार्केट है, वेरिएबल रिजर्व है, CRR है, SLR है। नॉन कन्वेंशनल मेजर में आपका LAF है, LAF है जिसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। MSF है, यहाँ पे MSF है जिसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। और एक है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, ये हालांकि अभी न्यू है, इसको 3-4 साल में पहले लॉन्च किया गया, लेकिन ये सब काफ़ी मुझे लगता है कि 7-8 साल हो गए हैं इनको लॉन्च किए। ये तो परंपरा से चली ही आ रही है सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम क्वालिटेटिव में आते हैं तो रेगुलेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट एंड रेशनिंग क्रेडिट एंड डायरेक्ट एक्शन, मोरल सक्सेशन एंड द पब्लिसिटी। देखिए अब इसमें देखा ये जाएगा कि जैसे एग्जांपल ले तो हर मॉनेटरी पॉलिसी का आप देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी ही इसकी एक पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी का ही देन होता है कि वो डिसाइड करे कि बैंक रेट कितना होगा, CRR कितना होगा, SLR कितना होगा। वो इसलिए करते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी एकदम इक्वल डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करके रहे। अगर 10 रुपये की चीज़ की भाव 10 रुपये किलो होना चाहिए तो उसका 10 होना चाहिए, ना कि 5 रुपये हो जाए, अगर ना ही 15 रुपये। अगर समझिए कि टमाटर का भाव 10 रुपये होना चाहिए लेकिन 10 रुपये की बजाय 5 रुपये में बिक रहा है, तो मतलब ये है कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि सप्लाई जो हो रही है गुड्स की उसको कंट्रोल करिए आप।
तभी कम होगा, तभी फिर प्राइस बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर वही टमाटो का 10 रुपये होने की बजाय 15 रुपये हो जाए तो मतलब ये है कि उसकी सप्लाई कम है। सप्लाई कम है तो उसमें क्या करना होगा, सप्लाई को आप बढ़ाइए। दूसरी चीज़ ये है कि या फिर क्रेडिट को कंट्रोल कर लीजिए। क्रेडिट मतलब पैसा जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको आप कंट्रोल करके बैठ जाइए। जब लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है कि गुड्स के दाम जो है कि बराबर और लेवल पे आ जाए। तो मतलब क्या है कि कोई भी एक साइड वन साइड से नहीं चल सकता, सबको अपना अपना एक देखना पड़ता है कि कैसे करें, कब करें और कहाँ पे करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही बनाएंगे। हमारा होगा पहला टॉपिक यहाँ पे कन्वेंशनल मेजर, और दूसरा होगा कि नॉन कन्वेंशनल मेजर, और तीसरा होगा क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में। हालांकि ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, यहाँ तक कि आपका अगर वो कहेगा कि जो रिजर्व बैंक रेट है या डिस्काउंट रेट है वो किसका पार्ट है, कन्वेंशनल पार्ट है या नॉन कन्वेंशनल पार्ट है, क्वालिटेटिव पार्ट है। दूसरी चीज़ ये भी पूरा ओपन मार्केट किसका, कन्वेंशनल है या फिर CRR SLR किसका पार्ट है। तो क्वेश्चन यहीं से बन करके निकलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से चीज़ों के एनालिसिस करके आप पेपर सॉल्व करते हैं। दूसरी ये भी चीज़ है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी भी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब वो पढ़ा रहा है तो वो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन का फ्रेम बना करके रखे कि भाई वो कैसे काम कर। ये मैं आपको ऐसे भी बता सकता था चलिए क्वालिटेटिव है, ये कन्वेंशनल है, लेकिन ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी हो रही है। तो आपके यही दिमाग में अगर कोई पूछता है कि जो बैंक रेट है, ये अभी तो नहीं जानते कि बैंक रेट क्या है, लेकिन ये किसका पार्ट है, तो कन्वेंशनल पार्ट है। अगर आपसे पूछा ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका पार्ट है, नॉन कन्वेंशनल या किसका, तो आपको अगर हो सकता है कि वो ऐसे पूछ दे कि ये इसको हाइड कर दे, मतलब इसको ना दे, और वो पूछ दे कि वो किसका पार्ट है, क्वालिटेटिव का या फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटी का या फिर इनमें दोनों का। तो आपको ये नहीं दिया तो कोई नहीं, तो पार्ट तो इसी का सब पार्ट है ना ये। तो इस वजह से आपको ये फ्रेम माइंड में होना चाहिए। इसी को हम जो यूपीएससी या फिर IAS की प्रिपरेशन सिविल की करते हैं, लोग कहते हैं माइंड चार्ट बोलते हैं इसको। माइंड चार्ट का मतलब ये होगा कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है। हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना, अच्छा नेशनल मूवमेंट में पढ़ना, ये चीज़ पढ़नी, ये चीज़ पढ़नी, इकोनॉमी में पढ़ना, नेशनल इनकम, बैंकिंग और इन्फ्लेशन, ओपन मार्केट, तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो हम इस वीडियो में बस इतना पे रोकते हैं। अगला 3 और वीडियो इसको क्रेडिट कंट्रोल को लेकर के बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।